गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनटीए सेट 3 का फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिटेल में सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला है कि एन आयनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस एट द कॉर्नर, यानी ए जो हमारा वो कॉर्नर पर है, ए आयन जो है वो कॉर्नर पर है, एंड बोलता है बी आयंस ऑन द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, और जो बी आयन है वो सेंटर ऑफ द फेस है। फिर बोलता है वन एक्सेस ऑफ इट्स फेसेस आर मिसिंग, द एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर आप क्यूब देखिए तो ये क्यूब हुआ, इसके अंदर देखिए ये 8 कॉर्नर है जहां पर ए एटम है, एंड यहां पर 8 कॉर्नर हो गए जिसमें ए आयन प्रेजेंट है, और फेस आपको दिख रही है, कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है, पता है, 1 2 मतलब 1। आप रूम हिसाब से चेक कर लीजिए, रूम में 4 जो वॉल हो गई आपकी, तो 4 फेस तो यही हो गए, फ्रंट में, बैक में 2, थर्ड एंड फोर्थ, और ऊपर जो सीलिंग है 5, और जो नीचे हमारा फ्लोर है वो 6 हो गया। तो जो कॉर्नर हमारे कितने होंगे? हमेशा 8 होंगे, और फेस कितना होगा? 6 होगा। अब आपको ये बात पता है कि जो कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं या आयंस प्रेजेंट होते हैं वो 8 क्यूब से और कनेक्टेड होते हैं, ये पढ़ा हुआ आपने। तो ये जो एक एटम है वो कितने अदर क्यूब से कनेक्टेड है? 8 क्यूब से। तो एक क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट आएगा? 1/8, यानी एक एटम वो अगर 8 क्यूब से जुड़ा हुआ है या 8 क्यूब के अंदर है, तो एक क्यूब में उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। ये बात आप जानते हैं। दूसरा, ये फेस, अब जैसे ये वॉल है, ये फेस है, तो ये कितने क्यूब में कॉमन होगी? अगर इसको हम इस रूम को क्यूब मान लें तो एक इसमें और एक इसके बगल वाले रूम में, यानी क्यूब में। तो यानी ये जो फेस पे जो एटम प्रेजेंट होगा वो 2 क्यूब के अंदर कॉमन होगी। इसका मतलब यहां पे जो एटम होगा वो 2 क्यूब में होगा, तो एक क्यूब में कितना होगा? 1/2। अब जरा क्वेश्चन आगे पढ़िए। बोलता है कि वन एक्सेस ऑफ इट्स फेसेस आर मिसिंग। क्वेश्चन में अगर वो एक्सेस बोलता है तो आप रॉड मानेंगे, रॉड। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर बोलता है प्लेन, तो प्लेन का मतलब एक प्लेट मानेंगे आप। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, अगर यहां पर एक एक्सेस पास कर दी गई, तो देखिए ये एक्सेस अगर सेंटर से पास करेंगे एक्सेस, तो सेंटर से अगर हम एक्सेस पास करेंगे तो वो किन किन एटम से अटैच होगी? ऑब्वियस है कि दोनों फेस से कनेक्टेड होगी। बस जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के सेंटर में आप एक रॉड पास करिए, तो देखिए उसके अंदर कौन कौन से एटम कनेक्टेड होंगे? 2 फेस के कनेक्टेड होंगे, यानी कि एक सीलिंग वाला और एक ये फ्लोर वाला। और अगर एटम बॉडी सेंटर है तो वो कनेक्टेड होगा किससे? उस रॉड से, यानी उस एक्सेस से। और तो कोई एटम कनेक्ट नहीं होगा ना। बट यहाँ पे जो आपको ए एटम बताया वो कॉर्नर पे बताया है, और बी एटम जो बताया वो फेस पे बताया है। यहाँ पर बॉडी सेंटर के एटम को नहीं लिया गया है, तो इसका मतलब जो इस एक्सेस से एटम अटैच होंगे वो बोला वो मिस कर गया है। तो फार्मूला क्या होगा? बहुत आसान है। कॉर्नर से क्या ये रॉड कनेक्टेड होगी क्या? नहीं। और मैंने क्या बोला? एक्सेस का मतलब आप रॉड मानेंगे। और अगर प्लेन होगा तो प्लेन फिर आपको देखना होगा प्लेन मतलब किससे। अच्छा, चलो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि प्लेन कनेक्टेड है, तो एक रूम में हम सेंटर में अगर एक प्लेन पास करें तो बताइए वो किससे कनेक्टेड होगा? किन किन एटम से वो कनेक्टेड होगा? 4 फेस से। मान लीजिए हमने ऐसे पास किया तो ये चारों वॉल से वो प्लेन कनेक्टेड हो गया। कौन सा? इस वाली वॉल, इस वाली वॉल, इधर वाली और इधर वाली वॉल से। और एक एटम किससे? बॉडी सेंटर से कनेक्टेड होगा। तो जिससे वो टच करेगा वो एटम चले जाएंगे। ये आपको दिमाग लगाना बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कब? जब ये प्लेन पास करा जाए। बट यहां पर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब क्या होगा? रॉड। यानी जब एक एक्सेस पास की जाएगी तो वो कितने एटम से कनेक्टेड होगी? ऊपर सीलिंग और नीचे फ्लोर। या आप ऐसे पास करते हैं तो ये 2 फेस, या ऐसे पास करते हैं तो ये 2 फेस और ये सेंटर। लेकिन सेंटर में तो यहाँ एटम है नहीं, तो हम क्या लेंगे? हम केवल फेस लेंगे। क्लियर? तो फार्मूला क्या होगा? तो देखिए ए का क्या है? ए हमारे पास 8 कॉर्नर पर
ए आयन प्रेजेंट है और एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 दैट इज 1। बी आयन कहां पर प्रेजेंट है फेस पर 6, लेकिन 6 में से जब आपने यहां पर एक्सेस पास किया तो 2 फेस के तो आयंस मिस कर गए ना, तो कितने फेस पर आयन बचे 4। और अभी बताया हमने कि अगर फेस पर है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन 1 क्यूब में होगा हाफ, तो 1/2, तो आंसर कितना हो गया 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा AK1 एंड B2, तो आंसर आ गया AB2। तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका AB2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, ये इसका सोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, कॉपर का एंड सिल्वर का आपको ये गिवन है, और ये यहाँ पर इन्होंने सेल कंस्ट्रक्ट करी है। एक में फर्स्ट वाले में जिंक का एनोड है, कॉपर का कैथोड है, सेकंड वाले में जिंक का एनोड है, सिल्वर का कैथोड है, एंड थर्ड सेल में कॉपर का एनोड एंड सिल्वर का कैथोड है। बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ई नॉट सेल। तो आपको पता है कि ई नॉट सेल का फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आसान सा है ये फार्मूला, क्या लगेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और जिसका ई नॉट सेल का आंसर ज्यादा आ जाए वो आंसर हो जाएगा, उसी के हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट शेल लेते हैं। तो फर्स्ट शेल में क्या है, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड है, तो ई नॉट सेल ले रहे हैं। फर्स्ट में कैथोड कॉपर है, तो कॉपर का कितना आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 माइनस, फिर ई नॉट जिंक हो जाएगा, या आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन है Cu2+/Cu माइनस ई नॉट Zn2+/Zn। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कॉपर की जगह वैल्यू पुट करिए, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है, माइनस आपको जिंक का पोटेंशियल रखना है। जिंक का पोटेंशियल कितना गिवन है -0.76, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखिए ये माइनस दिया हुआ है जिंक का और कॉपर का दिया है प्लस, तो कॉपर की जगह तो आपने ये रख दिया, एंड माइनस आपको जिंक का रखना था, बट पोटेंशियली माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 6 4 10 एंड 3 1 4 4 7 11, तो 1.10 वोल्ट पहले वाले का पोटेंशियल आ गया। सेकंड आइए, सेकंड में भी ई नॉट सेल, और सेकंड शेल में देखिए कैथोड सिल्वर का है और एनोड जो है यहाँ पर जिंक का है, तो क्या फार्मूला होगा ई नॉट सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस ई नॉट जिंक आयन ऑब्लिक जिंक। अब जो सिल्वर का आपको पोटेंशियल गिवन है वो कितना 0.8 वोल्ट, तो 0.8 वोल्ट आपको गिवन है, माइनस जिंक का पोटेंशियल कितना है -0.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इसको सॉल्व कर ले, यानी कि प्लस कर दे उठा के, सिंपल है। तो 6 का 6 हो गया एंड 8 7 कितना होता 15 होता, तो 1.56 वोल्ट आ गया। ठीक, थर्ड आ जाइए। थर्ड में क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और कैथोड कौन है यहाँ पर ई नॉट सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस ई नॉट एनोड कौन है Cu2+/Cu। तो यहाँ पे सिल्वर का पोटेंशियल कितना गिवन है 0.8 माइनस कॉपर का कितना पोटेंशियल गिवन है, देखिए आप कॉपर का केस में दिया 0.34 वोल्ट, तो और वो प्लस में ही है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो 0.34 वोल्ट हो गया। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, एंड 7 में से 3 गया 4 हो गया, तो 0.46 वोल्ट। तो ये आ गया। अब आपको समझ में आया इसका सीक्वेंस क्या होगा। आप देखो सेकंड का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद फर्स्ट, देन थर्ड, तो एक ही आंसर दिख रहा है सेकंड वाला। भाई सेकंड का हो गया 1.56 वोल्ट सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा 1.10 वोल्ट, एंड थर्ड का सबसे कम है 0.46 वोल्ट। तो ऑर्डर क्या होगा इनके, क्योंकि पूछा है सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर क्या होगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। ये सेट 2 में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, हमें लगता है डेटा भी सेम है, सेम क्वेश्चन था। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है N and L फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन एज, और आपको देखो N और L की वैल्यू आपको 4 अलग अलग उन्होंने निकाल रखा है, तो 4 ऑर्डर में अलग अलग गिवन है, जहाँ पे N और L की वैल्यू दी है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी जो हमको अलग अलग सेट दिया हुआ है, फर्स्ट सेट ये है, सेकंड सेट ये है, थर्ड ये एंड फोर्थ सेट ये। तो
बोलता है हमें क्या करना है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको एनर्जी अरेंज करनी है। तो आपको पता है इसके ऊपर फार्मूला जो लगेगा वो N+L रूल लगेगा, यानी जिसको हम लोग बोरबरी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और ये क्या कहता है, बोरबरी कॉन्सेप्ट में दो फार्मूले हैं। फर्स्ट इसका केस है कि जिसका N और L का सम ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। एंड सेकेंड केस आता है जिसका N और L का सम सेम हो, तो जिसमें N की वैल्यू ज्यादा, N, उसकी एनर्जी ज्यादा। समझ में आ गया? यानी पहला इसके अंदर आता है कि जहां पर N और L का सम ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। एंड सेकेंड इसमें केस होता है जहां पर N और L का सम सेम है, वहां पर जहां पर N की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। यानी मोर द वैल्यू ऑफ N मोर द एनर्जी। किस केस में? वेयर सम ऑफ N एंड L आर सेम। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेट लिया हमने। फर्स्ट सेट है N इज इक्वल टू 4 है एंड L इज इक्वल टू 1 है। देन N+L कितना हो जाएगा? 4 + 1 दैट इज 5। सेकेंड सेट हमने लिया, N इज इक्वल टू 4 आ रहा है एंड L इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो N+L यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 + 0 दैट इज 4। एंड थर्ड सेट लिया, थर्ड सेट पे N इज इक्वल टू 3 है और L इज इक्वल टू कितना? 2 है। तो N+L कितना हो जाएगा? 3 + 2 इज इक्वल टू कितना? 5 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आइए फोर्थ। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में N इज इक्वल टू 3 है एंड L इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है? 1। N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा? N+L। N+L कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 + 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रखी है वो कहां पर आ रही है? थर्ड में आई है एंड फर्स्ट में आई है। थर्ड में एंड फर्स्ट में। क्यों? N और L यहाँ पर 5 है और यहाँ पे भी N और L 5 है। तो जहां पर N और L का सम सेम हो जाए तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें N की वैल्यू देखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए N की वैल्यू 4 है फर्स्ट में एंड थर्ड में N की वैल्यू 3 है। तो समझ में आ गया? फर्स्ट और थर्ड में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? फर्स्ट की ज्यादा होगी। हमने पहले फर्स्ट और थर्ड को ही क्यों देखा? क्योंकि उसी में तो N और L का सम ज्यादा है। तो जहां पर N और L का सम ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा थर्ड, सॉरी सबसे ज्यादा तो हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा? थर्ड। अब आइए सेकंड और फोर्थ में देखिए N और L का सम 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो फिर यहाँ पे भी क्या देखेंगे? N की वैल्यू। तो N की वैल्यू सेकंड वाले में कितनी है? 4 है एंड फोर्थ वाले में कितनी है? 3 है। तो यानी इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड। इसके बाद सेकंड आएगा एंड फोर्थ की जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर होगा 4, देन सेकंड, देन थर्ड, देन सबसे ज्यादा फर्स्ट। तो कौन सा दिख रहा है? एक ही आपको दिख रहा है, आंसर नंबर 4। तो ये था इसका सोल्यूशन और ये N+L रूल यहाँ पे लगेगा। उसके दोनों रूल इन्होंने अप्लाई करवाए हैं। देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है pH ऑफ 0.1 m BOH, जहां पे BOH वीक बेस गिवन है आपको, इज फाउंड टू बी 12। इसका मतलब इसका जो pH है वो 12 है। द सोल्यूशन एट टेम्परेचर T केल्विन विल डिस्प्ले एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू। इट मीन्स क्वेश्चन में आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फार्मूला होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। तो फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पर? पाई क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ICRT। आई क्या हो गया? वेंट ऑफ फैक्टर, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो आप ऑप्शन में देखो, आपको यहाँ जो आंसर देना है वो R और T के टर्म में ही आंसर देना है। इट मीन्स R और T की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो मेन I को लेकर के होगा। अब I क्या है? I है वेंट ऑफ फैक्टर। फार्मूला क्या होता है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वो उसने बोला है कि यहां पर जो pH है 0.1 m BOH का वो 12 है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और जैसे ही हमको पता चलेगा कितना हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो हम ये समझ जाएंगे कि 0.1 m कंसंट्रेशन में
कितना कंसंट्रेशन ये डिसोसिएट हुआ है। समझ में आया। फिर हम इक्विलिब्रियम पे क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम पे टोटल कंसंट्रेशन को ले लेंगे। ठीक, कैसे करते हैं देखिए। और ये क्वेश्चन आपको भी इसमें पिछले सेट में या उससे पिछले सेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पीएच आपको 0.1 MBOH दे रखा है। पीएच कितना दे रखा है 12। तो पीएच 12 है तो हम पीओएच निकाल लें। क्यों? क्योंकि पीएच 12 है तो सोल्यूशन बेसिक है, और सोल्यूशन बेसिक है तो बीओएच में आपको ओएच आयन का कंसंट्रेशन लेना है कि एच आयन का लेना। ऑब्वियस है कि ओएच आयन का लेना है। तो अब ओएच आयन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो पहले आप पीओएच निकाल लीजिए। 14 माइनस 12, 14 कैसे आया, पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच। तो पीकेडब्ल्यू हो गया कितना 14 और पीएच कितना गिवन है 12। तो ये आंसर आ जाएगा 2। और पीओएच पता चल गया तो ओएच आयन का कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगा कितना 10 की पावर -2। क्लियर। अब देखिए जो ये BOH है, जब इसको आप डिसोसिएट कराएंगे तो B प्लस प्लस OH माइनस बनता है। C इनिशियली कंसंट्रेशन हमने C ले रखा है, देन ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ होगा क्योंकि इनिशियल है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। हमने ये मान लिया कि रिएक्शन के में इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पीएच दिया है, और पीएच क्या होता है, एच आयन कंसंट्रेशन। तो एच आयन कंसंट्रेशन कब का, इनिशियल का कि लास्ट का, कब का, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, यानी सोल्यूशन में एच आयन कंसंट्रेशन वेरी ना करे। और अब आपने जो पीओएच निकाला है, तो यहां पर भी जो ओएच आयन का कंसंट्रेशन है, ये तब का ओएच आयन कंसंट्रेशन है जब सोल्यूशन में ओएच आयन कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन में जितना बीओएच ब्रेक होना था वो ब्रेक हो चुका है। अब वहां पे फर्दर डिसोसिएशन नहीं होगा, तो उस केस में जितना ओएच आयन कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे बताया जा रहा है पीएच या पीओएच के थ्रू। समझ में आया आपको। ये फायदा था पीएच या पीओएच देने का इस क्वेश्चन में। और अगर ना देता पीएच और पीओएच तो वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज करता कि वो कह देता इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन है, या अगर इक्विलिब्रियम ना देता तो वो आपसे वहां फाइंड करवाता, यानी क्वेश्चन बढ़ता ही चला जाता। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम तभी एच आयन या ओएच आयन का कंसंट्रेशन पुट करेंगे जब वहां पर एच आयन या ओएच आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, यानी उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आवे। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम आने के बाद जो भी कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन होती रहेगी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल होगा। क्लियर। तो ओएच आयन कंसंट्रेशन हमको पता चल चुका है। पहले हम इसको मान लिया इक्विलिब्रियम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। किसका, बीओएच का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। देन बी प्लस कितना बनेगा सी अल्फा, एंड ओएच माइनस कितना बनेगा सी अल्फा, एंड बीओएच इक्विलिब्रियम पे बचेगा कितना सी माइनस सी अल्फा। क्लियर। ओएच आयन का कंसंट्रेशन आपको पता चल चुका है, दैट इज 10 की पावर -2, और ओएच आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे सी अल्फा है, दैट इज 10 की पावर -2। तो अल्फा निकाल लीजिए आप, 10 की पावर -2 अपॉन सी, 10 की पावर -2, और सी कितना है 0.1 गिवन है ना, दैट इज 10 की पावर -1। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1, यानी 0.1 आ गया, क्या अल्फा आ गया। तो 0.1 हमको पता चल गया अल्फा। अब क्या कर ले, हम लोग आई निकाल ले। कैसे आई निकालेंगे, तो आई होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल का मतलब इक्विलिब्रियम पे जब जितने मोल आपको दिख रहे हैं सबको ऐड कर लीजिए। इक्विलिब्रियम पर जितने मोल बोल दो या कंसंट्रेशन बोल दो, जो भी आपको कंसंट्रेशन बीओएच का, बी प्लस का एंड ओएच माइनस का जो दिख रहा है उसको आप ऐड कर लेंगे तो वो होगी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा अपॉन नॉर्मल। नॉर्मल तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी सी था, नॉर्मली तो सी हो गया। फिर क्या होगा माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा कैंसिल, सी प्लस सी अल्फा अपॉन सी, सी कॉमन ले लो और उसे कैंसिल कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो आई हो गया 1 प्लस अल्फा। और जैसे ही आई आपको पता चल गया तो आप क्या कर लेंगे 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आई आ जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना 0.1, दैट इज 1.1 आ गया आई। आई कितना आ गया 1.1। अब क्या निकालना है, पाई निकालना है। तो यहां हम सॉल्व कर रहे हैं। पाई का फार्मूला क्या आई सी आर टी, चलिए यहां रख देते हैं। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। आई कितना आया
1.1 आ गया, और सी कितना है इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 एंड आर टी, तो आंसर क्या हो गया 0.11 आर टी। तो देखिए कौन सा आंसर यहाँ आपको दिख रहा है, थर्ड आंसर 0.11 आर टी। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, वीक बेस का, जहां पर पीएच आपको गिवन था। तो आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैसेस रिएक्शन ए गिव्स 2b प्लस सी इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विद पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आपको दे रखा 90 टॉर, पार्शियल प्रेशर आपको ए का क्या दे रखा 90 टॉर। द प्रेशर आफ्टर 10 मिनट इज फाउंड टू बी 180 टॉर। ये जरा सोचने वाली बात है कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है ए की, रिएक्शन क्या हम लिख रहे हैं यहां पर, ए गिव्स 2b प्लस सी। रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तो प्रेशर था ए का 90 टॉर, और जब रिएक्शन को होते होते 10 मिनट हो गए तो बोल रहा है कि उस वक्त प्रेशर 180 टॉर हो गया। तो ऑब्वियस है कि ये जो 180 टॉर है वो ए का तो प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ए का प्रेशर होता आफ्टर 10 मिनट तो 90 टॉर से तो कम होता ना। क्यों कम होता? क्योंकि यहां पर ये गैस और ये गैस, भाई ए जब डिसोसिएट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका प्रेशर भी कम होगा 10 मिनट के बाद। बट यहां पे जो प्रेशर आ रहा है वो तो 180 टॉर आ रहा है, इसका मतलब यहां प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब ये 10 मिनट पर टोटल प्रेशर होगा कौन सा 180 टॉर। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना होता है कि अगर इनिशियल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आ जाए तो वो जो प्रेशर होगा वो फिर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ना होकर के टोटल प्रेशर होगा, जितने भी वहां गैसेस प्रोडक्ट हैं उनका ये प्रेशर होगा। क्लियर? तो आप देखिए यहां पर रिएक्शन किस प्रकार से करें, यानी हमको तो पता है कि पी नॉट कितना हो गया, जो पी नॉट यानी पीए दे रखा है, ये पी नॉट ले लिया। पी नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर ए का, इनिशियल प्रेशर ए का मतलब जब टाइम 0 था तो इसका प्रेशर हम लोगों ने पी नॉट लिया है, और पी नॉट और ये कितना होगा तब 0 और टाइम 10 मिनट हो गया, टाइम 10 मिनट के बाद तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज कर गया कुछ ना कुछ प्रेशर, मान लिया कितना x, तो फिर ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये जो टी टाइम पर आएगा, ए का टी टाइम पर प्रेशर, ये है पी नॉट माइनस एक्स, और ये कितना होगा यहाँ पर 2x, और सी कितना हो जाएगा x 2x। क्यों? क्या यहाँ इसके 2 मोल थे, क्योंकि ए का जो आपने प्रेशर जो ये डिसोसिएट हुआ है यानी ये कम हुआ है वो तो ए के यहाँ 1 मोल है ना, और यहाँ पे बी के कितने मोल है 2। तो ए की अगर आपने x वैल्यू मानी थी प्रेशर तो बी का कितना हो जाएगा उसका डबल, और सी कितना रहेगा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पर 1 मोल है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर x कितना हो रहा है 2x, ये x, और ये कितना बच रहा पी नॉट माइनस एक्स। समझ में आया? तो अब हमको रखना क्या है, हमें तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल यानी कि जो पी नॉट था अपॉन 10 मिनट के बाद जितना ये प्रेशर बचा, यानी पीटी का मतलब यहाँ पे पी नॉट माइनस एक्स होगा, और वो पी नॉट इनिशियल है जो 90 टॉर है। ठीक है, अब क्या करना है हमको पी नॉट माइनस एक्स निकालना है। तो देखिए 10 मिनट पर टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे आप, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, देन पी नॉट प्लस 2x, और टोटल प्रेशर कितना गिवन है 180 है, और पी नॉट कितना है 90 टॉर है। ठीक है, तो 180 90 प्लस 2x, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x बराबर 90 टॉर हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 टॉर। समझ में आया? तो x की वैल्यू 45 टॉर आ गई। तो यहां पे देखिए पीटी कितना दे रखा पी नॉट माइनस एक्स, तो पीटी इज इक्वल टू हो गया पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट कितना है यहाँ पर 90 माइनस 45 दैट इज 45 टॉर। ये हो गया पीटी, यानी पीटी मतलब 10 मिनट पर ए का प्रेशर, ये पी नॉट माइनस एक्स है जिसको हमने पीटी से डिनोट किया है, और वो कितना आ गया 45 टॉर आ गया।
अब तो बहुत आसान हो गया, आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 टी आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन हमने लिखा नहीं बट आपके पास ऑप्शन होगा, तो वहां पे टाइम जो भी दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, और जो यूनिट बन रही है वो पर सेकंड, क्योंकि रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, उसकी यहाँ पे यूनिट क्या होगी, पर टाइम होगी। और टाइम यहाँ पर वैसे तो इन्होंने मिनट में दिया है, 10 मिनट लिखा था ना कहीं पर, देखिए कहाँ द प्रेशर ये रहा 10 मिनट, बट आप ऑप्शन में आपको पर मिनट ना यूनिट दे करके पर सेकंड दिया है, तो यहाँ पर भी आप क्या टी की जगह सेकंड ही रखेंगे। तो 10 इंटू 60 लॉग बेस 10, पी नॉट कितना 90 है एंड पीटी कितना हो गया 45, 45 टू 90, तो लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, तो क्या हो जाएगा के 2.303 अपॉन 10 इंटू 60 इंटू 0.3010। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.001155 पर सेकेंड। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड, यही इसका आंसर गिवन है। तो ये हो गया के रेट कांस्टेंट, और इसकी क्या यूनिट, यूनिट तो पर सेकेंड है, और आंसर क्या है 1.15 इंटू 10 की पावर -3, शायद फर्स्ट आंसर है इसका ये। तो ये फर्स्ट आंसर आपको दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलता है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर 1:4 है। इसका मतलब नाइट्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का मास का रेशियो उसने 1:4 दिया हुआ है, ठीक। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो यहाँ पर पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर मास का रेशियो दिया है तो हम मास निकाल लें, कैसे, लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन हमने कितना मान लिया x मान लिया, देन नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x, ये आ गया 4x आ गया। अब क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसका रेशियो पूछा उसने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहले नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास होगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। क्या किया उसने, मास का रेशियो आपसे दिया था, तो हमने मास किस हिसाब से फाइंड कर लिया कि मान लिया मास ऑक्सीजन का s है, x है, तो नाइट्रोजन का कितना होगा, उसने बोला 4 टाइम्स है तो 4x ले लिया हमने। देन नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन मास बाई मोलर मास, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ N2, क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल इंटू Na अपॉन नंबर ऑफ मोल इंटू Na, किसका, ये नंबर ऑफ मोल O2 का होगा एंड ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा N2 का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कैसे निकलेगा, वेट बाई मोलर मास। तो O2 के केस में आप देखिए x है उसका गिवन मास और मोलर मास 32 है इंटू Na अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा 4x अपॉन 28 इंटू Na। अब ये Na क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 28x अपॉन 32 इंटू 4x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 4 7 जा, ठीक। तो ये आंसर आ गया 7:32 और x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7:32, ये आ गया नंबर 4 7 जा 28 था, तो ये 7 और ये 32 एज इट इज रहा, तो 7:32 ये हो जाएगा इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो। समझ में आ गया क्या किया हमने, बहुत आसान है। उसने मास का रेशियो दिया था, हमने मास इस हिसाब से ले लिया, ठीक। फिर नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर को हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहेंगे। और ये रेशियो पूछा था O2 और N2 का, ये हमने यहाँ लगाया, फार्मूला लगाया, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया 7:32, तो आंसर इज 2। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन में बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, और ये ग्राफ आपको दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड में जो ग्राफ दिया है, ठीक है।
और बोलता है एक्स वाई जेड कैन बी रिस्पेक्टिवली। तो आपने ये ग्राफ पढ़ रखा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से जानते हैं इसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो स्पीड है, सबसे हाईएस्ट स्पीड कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल, ये आपने इस प्रकार से पढ़ रखा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी ये क्या है, VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या फार्मूला होता है VMP का, √2RT/m, √2RT/m। इसका मतलब जो स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो सर आपको कैसे पता चला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल फॉलो करे, वो स्पीड जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल फॉलो करे। तो इसी स्पीड को ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस में आपने हमको दिया है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जिस स्पीड को सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहां पर ये हो गई जो आप पीक पे देख रहे हो। अब फार्मूला क्या है मोस्ट प्रोबेबल का, √2RT/m। तो इससे क्या पता चला कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है। इसका मतलब जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतनी कम होगी। जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द मोलर मास ऑफ द गैस, lesser the most probable speed, because they are inversely proportional to each other. Is it clear? तो देखिए सबसे कम स्पीड किसकी है, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस पर हमको क्या दिया, स्पीड दिया है। हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे कम स्पीड किसकी है, एक्स की। उससे ज्यादा स्पीड किसकी है, वाई की। एंड सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, जेड की। तो ऑर्डर ऑफ स्पीड क्या होगा, एक्स से ज्यादा वाई, वाई से ज्यादा जेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वो होगा जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि एक्स की स्पीड सबसे कम है ना। तो एक्स वो गैस होगी जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा हो। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब 4 ऑप्शन में तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मोलर मास सर हमको याद नहीं है। कोई बात नहीं, ये 0 ग्रुप है, उनकी सीक्वेंसिंग तो याद होगी ना, उतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या सीक्वेंसिंग है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। समझ में आ गया? ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हो तो इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम भाई कौन कौन सा दिया, आर्गन दिया है, जीनन दिया और हीलियम दिया। यही है ना, आर्गन है कहीं, अच्छा सब में ऑप्शन चेंज कर रखा है, कहीं क्रिप्टन दिया, कहीं आर्गन दिया, कहीं नियॉन दिया। चलो 1 by 1 देखते हैं। तो बोलता है एक्स वाई जेड, एक्स क्या है, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक्स की स्पीड जो है वो सबसे कम है, तो एक्स का मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो नियन ये रहा, नियॉन, एंड आर्गन ये है, तो गलत हो गया। यानी अगर इसको ये एक्स लिया जाए, ये वाई लिया जाए, ये जेड लिया जाए, तो एक्स क्या हो गया, नियॉन। तो आर्गन का जो मोलर मास है वो तो नियॉन से ज्यादा है, जबकि स्पीड के हिसाब से वाई का मोलर मास एक्स से कम होना चाहिए था। तो इसका मतलब पहला आंसर तो नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? इस हिसाब से करेंगे आप, वरना सबका डाटा याद रखो। कितना डाटा याद रखोगे, सीक्वेंस याद करो, आंसर आ जाएगा। सेकेंड आइए, आर्गन, जीनन एंड हीलियम। तो आर्गन इनके हिसाब से एक्स हुआ, ये एक्स हुआ क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है ना एक्स वाई जेड। तो आर्गन यहाँ एक्स है ये, फिर जीनन वाई हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि जो वाई है उसकी स्पीड तो ज्यादा है, तो वाई का मोलर मास कम होना चाहिए। तो यहाँ जो जीनन है उसका मोलर मास आर्गन से तो ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड आइए, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन। क्रिप्टन ये हो गया, यानी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो क्रिप्टन हो गया ये। फिर आर्गन ये, हाँ ये तो सही जा रहा है क्योंकि जो एक्स है उसकी स्पीड कम है, तो एक्स का मोलर मास ज्यादा, यानी क्रिप्टन का मोलर मास ज्यादा, एकदम सही है। वाई आर्गन हो गया, देन नियॉन, ये एकदम सही सीक्वेंस है। इसका मतलब ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, क्योंकि एक्स जिसको इसने बोला उसका मोलर मास ज्यादा है, और वाई जिसको बोल रहा है उसका मोलर मास एक्स से कम है, एंड जेड जिसको बोल रहा है उसका मास दोनों से ही कम है, और होना भी यही चाहिए
क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी मोस्ट प्रोबेबल उसका मोलर मास कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बेस्ट आंसर कौन सा बन रहा है? थर्ड बन रहा है, थर्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 3 नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड चार्ज लेयर एंड डिफ्यूज लेयर हैविंग अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड। तो यानी यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज है उसको हम लोग क्या कहेंगे? है क्या कॉन्सेप्ट कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है उनमें क्या होता है? अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। अब ये जो दो चार्ज बन गए यहाँ पर, दो जो चार्ज यहाँ पर बन गए, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मॉडर्न व्यू ये कहता है कि जो फर्स्ट लेयर है वो फिक्स्ड है एंड जो सेकंड लेयर है वो मोबाइल है। अब जब फर्स्ट लेयर फिक्स है उस पर जो चार्ज है और सेकंड लेयर जो मोबाइल उस पर जो चार्ज आ रहा है, तो जब ये मोबाइल होगी तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में पोटेंशियल का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब ये मोबाइल करेगी तो चार्ज आमने सामने बदलने लगेंगे। इस कारण से दोनों लेयर के बीच में क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक या फिर जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो सिंपल सी बात, यही क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो फिक्स्ड चार्ज लेयर है, यानी जो फर्स्ट लेयर को उसको फिक्स्ड लेयर कह रहे थे, एंड जो डिफ्यूज लेयर है, जो मोबाइल है, वो डिफ्यूज लेयर है। अब जो पहली लेयर वो तो फिक्स है, उस पर जो चार्ज है, एंड जो सेकंड लेयर जो वो मोबाइल कर रही है, तो आमने सामने जो चार्ज आ रहे हैं वो तो पलट रहे हैं ना बार बार। अब पलटने से उनके बीच में क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक या फिर जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीटा पोटेंशियल। तो आंसर 2 होगा। देखिए क्वेश्चन और 17 है, यहाँ पर बोलता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। 4.4 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल निकल आता है तो आप देखते हैं कि जो फार्मूला है उसके एक मोल में वो कितने एटम हैं, एंड जितना मोल आपने फाइंड किया उसमें कितने होंगे, आंसर हो गया। कैसे? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो 4.4 ग्राम CO2 आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यहाँ लगेगा गिवन मास इन ग्राम अपॉन इसका मोलर मास। तो गिवन मास 4.4 हो गया, मोलर मास आपको पता है CO2 का कितना होता है? 44। क्यों? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। तो 44 हो गया। तो ये कितना मोल आ गया? 0.1 मोल आ गया। यानी 4.4 ग्राम CO2 का मतलब क्या हुआ? 0.1 मोल हो गया। क्लियर? अब बोलता है कि इतने में CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। तो पहले 1 मोल में देखें, तो 1 मोल अगर आप CO2 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? 2 इंटू Na एटम दिख रहा है ना। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। ठीक है, तो 2 तो ग्राम एटम हो गए। आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ तो ग्राम एटम नहीं पूछा ना उसने, क्या पूछा? एटम। तो ग्राम एटम को जब आप एटम में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू अवोगाड्रो नंबर करते हैं। क्लियर? तो 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया। अब ये तो 1 मोल में आया ना, बट आपसे तो 0.1 मोल में पूछा है, यानी 4.4 ग्राम में पूछा है। तो 4.4 ग्राम मीन्स 0.1 मोल। तो 0.1 मोल CO2 में कितना हो जाएगा? 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 0.1। ठीक, तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज द अवोगाड्रो नंबर इंटू 0.1। तो ये आ गया 12.04 और इंटू 0.1 और तो 1.2 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज द आंसर। यानी 0.1 मोल में ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? इतना 1.2 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम होगा। तो आंसर इसमें कौन सा आपको दिख रहा है? फर्स्ट आंसर दिख रहा है। समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी। यानी ए का जो डिफ्यूजन है वो बी के डिफ्यूजन से 5 टाइम्स है।
तो आपको अगर इक्वल करना है, पहले बात समझ लो, ए का ज्यादा है डिफ्यूजन की बी का ज्यादा, ऑब्वियस है कि ए का ज्यादा है। क्यों? इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द बी, इसका मतलब ए का जो डिफ्यूजन है वो 5 टाइम्स बी के ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो हमें यहां अगर इक्वल करना है तो क्या करेंगे, आर ए इक्वल टू, अगर आर बी करना है तो 5 का मल्टीप्लाई हम आर बी में कर दें। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर हमें यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है तो हम 5 का मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे? बी में। क्यों? क्योंकि ए 5 टाइम्स ग्रेटर है, तो इक्वल तो नहीं हो सकता। इक्वल करने के लिए आपको बी में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि इनकी डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला क्या होगा? R1 बाई R2 इज इक्वल टू √D2 बाई D1। अब यहाँ 1 2 क्या आ रहा है? वो ए और बी है, आप इसको ए और बी में कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं RA अपॉन RB इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए। डी मीन्स डेंसिटी एंड आर का मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये पता आपको। अब ये RA RB है, तो हम क्या कर लेंगे, RA की जगह 5 RB करेंगे, इसीलिए मैंने इक्वल किया था। कोई पूछा आपने इक्वल क्यों किया? जरूरत नहीं इक्वल करने की, जिस भाई ना हमें RA की वैल्यू पता ना RB की पता, बट हम RA की जगह अगर हम RB रख दें तो RB कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया था? इक्वल कर दिया था। तो रख दीजिए RA की जगह 5 टाइम RB अपॉन RB इज इक्वल टू DB अपॉन DA। क्या कर देंगे? देखिए RB कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 25 अपॉन 1 इज इक्वल टू DB अपॉन DA। ये क्या कर दिया? स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना इधर, ये तो पता ही है आपको। तो आ गया। अब DA और DB का रेशियो पूछ रखा है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1:25। दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या होगा? 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 1। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं? तो देखिए हाइड्रोजन में कितनी शेल है? 1। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो 1s1 हुआ, तो यानी शेल तो एक ही है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये न्यूक्लियस, शेल एक है। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? मतलब आप समझो, एक शेल होने का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? एक शेल होने का मतलब है कि शेल तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट होती है, बट केवल एक शेल में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये मतलब होता है। समझ में आया ना? अगर क्यों बोलते हैं कि हम लोग इतनी शेल है, तो शेल का मतलब शेल तो इनफाइनाइट होती है, तब ये क्या बोलते हैं? इतनी शेल है, उतनी शेल है। इसका मतलब ये हुआ कि उतने नंबर ऑफ शेल में, आउट ऑफ इनफाइनाइट शेल, उतने नंबर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड टू द न्यूक्लियस, ये मतलब होता है। समझ में आया? तो 1s1 इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट शेल तो है हाइड्रोजन में, बट केवल एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी एक्साइटिंग स्टेट क्या होती है? 2 भी हो सकती है, 3 4, बट हम लोग जब भी यहाँ लेंगे एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल, तो पॉसिबल तो क्या हम यहाँ 2 मान के काम कर रहे हैं। क्या मान के काम कर रहे हैं? 2, क्योंकि फर्स्ट की एक्साइटेड स्टेट 2 ही मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट अब आइए, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? पता है आपको, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का फार्मूला -13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एंड आपको जो आंसर देना वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप यही अप्लाई करिए। तो E इज इक्वल टू -13.6, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, अपॉन N। N क्या? नंबर ऑफ शेल। तो कौन सी शेल? एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आपको दिख रहा है, 4th आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 1.8 इंटू 10 की पावर -5 ईच। मतलब एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो भी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है, एंड NH4OH यानी बेस के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 है। समझ में आ गया? ईच लिखा है। एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये बात पता है कि जो एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आप बात कर रहे हैं तो ये है वीक एसिड एंड ये क्या है, वीक बेस। तो रिएक्शन अगर इनके बीच में हुई तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 एंड प्लस H2O बन जाएगा। तो बोल रखा है कि इसके बीच का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके लिए वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से अगर आप इसकी बात कर लें तो फार्मूला आपको पता है वीक एसिड और वीक बेस का अगर आप लेते हैं तो क्या फार्मूला होता है, KC इज इक्वल टू KA इंटू KB अपॉन KW। ये होता है, आप इसको प्रूव करके देख भी सकते हैं। समझ में आया, इसको प्रूव करेंगे तब भी ये फार्मूला आएगा और ये याद भी रखना है क्योंकि कई 6-7 फार्मूले हैं उसके अंदर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो उसमें सबका केस लेके चल रखा है। इसका रिवर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आया, तो इस केस में जो फार्मूला आप लगाएंगे वीक एसिड वीक बेस KA/KB अपॉन KW। ये ध्यान रखना है जो पार्ट वीक होता है उसी का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना होता है। आप डिफरेंट टाइप के फार्मूले देखिए, जो पार्ट वीक है केवल उसी का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट लिया गया है। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होगा और जो भी फार्मूला वहां बन रहा है वो आप देखेंगे। अगर वहां वीक बेस है तो Kb होगा। समझ में, कभी बताएंगे इसको। तो आप देखो यहाँ पर K इंटू KB अपॉन KW आ गया आंसर। क्या K की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 एंड 1.8 इंटू 10 की पावर -5 अगेन अपॉन KW हो जाएगा 10 की पावर -14। तो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 14, तो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्व करना ही नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो दिख रहा है आंसर आपको, थर्ड आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन अगेन 28, द इनएक्टिवेशन ऑफ अ वायरल प्रिपरेशन इन अ केमिकल बाथ। केमिकल बाथ के थ्रू वायरस को इनएक्टिवेट कराया जा रहा है, ठीक, इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर, यानी रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट कांस्टेंट फॉर वायरल इनएक्टिवेशन इफ in the beginning 1.5% of the virus is inactivated per minute। इसका मतलब रेट कांस्टेंट वो पूछ रहा है रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कब, जितना भी टोटल वायरस था उसका 1.5% 1 मिनट में इनएक्टिवेट हो गए। समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और आपको ये एलएन में ये वैल्यू दे रखी है, एलएन में लॉग नेचुरल में ये वैल्यू आपको गिवन है। तो हम तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला लगाते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल, और जितने AT यानी जितने 1 मिनट बाद कितने यहाँ पर बच जाएंगे वायरस, वो यानी जितने शुरू में थे और जितना 1 मिनट, क्योंकि पर मिनट बोला है ना 1.5%, तो वो क्या हो गए, इनएक्टिवेट हो गए। तो जितना बचे वो हो गया। तो A नॉट क्या है, इनिशियल जितना भी आपने लिया था वायरस, और AT क्या है, 1 मिनट बाद जितना भी वायरस बच गए। ये तो करते थे ना आप रिएक्शन में। मान लीजिए कोई एक गिफ्ट प्रोडक्ट है और इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर मान लिया, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन चलो हमने C ले लिया और ये 0 होगा। मान लिया T टाइम बाद, T मिनट बाद ये अगर X है तो ये कितना बच जाएगा, C माइनस एक्स सॉरी, अगर ये X कन्वर्ट हो गया तो ये कितना बचेगा, C माइनस एक्स बचेगा। तो यही बात बोलता है AT क्या हो जाएगा, ये हो गया, और यहां पर ये A नॉट हो गया। बट यहां पर हमको नेचुरल लॉग यूज करना पड़े, क्योंकि लॉग बेस 10 में तो हमको लॉग हो सकता ना पता हो, क्योंकि लॉग टेबल तो गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने लॉग बेस n का वैल्यू आपको दे रखी है। तो हम इसको बेस n में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2.303 हटा दो, यही करते हो ना, लॉग 1/t ln A नॉट AT। तो t कितना है, 60 सेकेंड, क्योंकि टाइम उसने कितना दिया हुआ है आपको, 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट का मतलब कितना हुआ, 60 सेकेंड हुआ। A नॉट कितना, 100 ले लिया, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। तो इनिशियल हमने 100 ले लिया। 1 मिनट बाद कितना वो डिसोसिएट हुआ, यानी कितना वो इनएक्टिवेट हो गया, 1.5। तो 100 में से 1.5 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 98.5। तो AT कितना हो गया, 98.5। तो ln 100/98.5, और 100/98.5 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप यहां पे रख दीजिए 1/60 इंटू
0.01511 और इसको आप 60 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.000251 यानी 0.000251। इसको आप अगर इसमें मैथमेटिक्स नोटेशन में, आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये आ गया रेट कांस्टेंट। और ये क्या है, टाइम आपने सेकंड में लिया था तब ये वैल्यू आई ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी यूनिट पर सेकंड। क्योंकि देखिए आंसर 2 और 4 में सेम वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्या अंतर आ रहा है, एक में मिनट पर मिनट होगा, ये पर मिनट दिया हुआ है और एक में पर सेकंड दिया है। तो आपने टाइम जो यूज किया है वो सेकंड में यूज किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको वोल्ट में गिवन है इन एक्वस सोल्यूशन। ये चार्ट है, ये दिया हुआ है M3+/M, ये आपको वैल्यू दे रखी है M+/M। दिस इज द रिडक्शन वैल्यू and it is the reduction electrode potential in case of aluminium M3+/M, this one, and TL के केस में this one, and यहाँ M+/M में +0.55 and थैलियम के केस में -0.34। अब क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में स्टेबिलिटी की बात पूछ रहा है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। मेटल के केस में, इन केस ऑफ मेटल लोअर द SREP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये नोट कर लीजिए आप, ये मेटल के केस में लगेगा, नॉन मेटल के केस में ये मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं आप इसके सोल्यूशन में, यही पॉइंट है, इन केस ऑफ मेटल लोअर द SREP more the stability of oxidation number। SREP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, R मतलब रिडक्शन, E का मतलब इलेक्ट्रोड एंड P का मतलब पोटेंशियल। तो आपको देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है और अभी रिडक्शन वैल्यू दे रखी है। तो चेक करते हैं 1 by 1 स्टेटमेंट में कि हमें क्या देखना है। जिसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है वो लोअर SREP में, लोअर वैल्यू में होना चाहिए। तो TL+1, TL+1 का मतलब ये हो गया है ना, क्योंकि M+ ये है, इज मोर स्टेबल देन Al+3। Al+3 तो -0.34 है और Al3+ के केस में -1.66 है। तो Al3+ वाला ज्यादा स्टेबल है कि TL+1 वाला। ऑब्वियस है कि Al+3 वाला। क्यों? क्योंकि Al+3 की वैल्यू ज्यादा माइनस में है, तो इसका मतलब ज्यादा कम हो गई ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुआ। सेकेंड आइए, Al+1 कहाँ है, ये रहा Al+1, ये रहा, ठीक है। Al+1 इज मोर स्टेबल देन Al3+। ये तो बकवास है, गलत है ये तो। क्यों? क्योंकि Al+1 में +0.55 है जबकि Al3+ में -1.66 है। इसका मतलब Al+3 ज्यादा स्टेबल होगा Al+1 से। इट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट में आइए, TL+3 कहां पे, आप हाथ रखिए उस पर। TL+3 दिस +1.26 इज मोर स्टेबल देन Al+3। तो +1.26 है और यहां पर क्या आ गया, -1.66 आ गया। तो TL+3 यानी +1.26 और बोल रहा है स्टेबल है Al+3 से। गलत है, Al+3 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि Al+3 में कम वैल्यू है SREP की। तो यानी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट में आ जाइए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, TL+1 पे हाथ रखिए जरा, ये हो गया TL+1 -0.34 इज मोर स्टेबल देन Al+1। Al+1 कौन सा, ये एकदम सही बात है। -0.34 और +0.5 है, कौन सी वैल्यू कम है, TL+ के केस में कम है ना। तो TL+1 ज्यादा स्टेबल होगा Al+1 से। इट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। ये चीज आप मेटल में ही अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज गिवन बाय। आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर वेट का सबसे सही तरीका क्या होता है निकालना, उसके इक्विवेलेंट वेट के फार्मूले से, ठीक है। और एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिड है तो क्या लेनी पड़ेगी इसकी बेसिसिटी।
तो क्या हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ई का मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू बेसिसिटी, क्योंकि एसिड है ना तो आपको बेसिसिटी लेना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला। और 4 वाले में उसने वैलेंसी बोल दिया, तो वैलेंसी तो किस केस में लेते हैं, एटम के केस में लेते हैं, ठीक है ना। एटम के केस में हम लोग क्या लेते हैं, वैलेंसी लेते हैं, जबकि एसिड के केस में बेसिसिटी और बेस के केस में एसिडिटी ली जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इतने मोल K2Cr2 रिएक्ट्स कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं विद इतने मोल ऑफ X के ऊपर N+, जो कि X के ऊपर N+ कन्वर्ट हो रहा है XO3- में, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है Cr के ऊपर +3 में। तो बोल रखा कि ये N क्या है, जो इसके ऊपर X के ऊपर N दिख रहा है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जहां पे रिएक्शन कंप्लीट होती है वहां पर आप ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट आप इक्वल कर दीजिए। तो हम वही करेंगे, मिली इक्विवेलेंट आप बराबर कर दें या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दें। और यहाँ थोड़ी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, कैसे, K2Cr2O7 प्लस रिएक्ट कौन कर रहा है, X के ऊपर N+, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो K2Cr2O7 देखिए क्वेश्चन बोल रखा है कि Cr+3 में कन्वर्ट हो गया, और ये जो कन्वर्ट हो रहा है वो XO3 के ऊपर माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब अगर ये कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के क्या इक्वल होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ X के ऊपर N+। हमने क्यों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल किया, आपको समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि रिएक्ट्स कंप्लीटली, और आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है कि जब कोई भी दो कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा बराबर ही होंगे, ठीक। तो देखिए बराबर हो गए। अब यहाँ पर करना क्या, हमें नंबर ऑफ मोल गिवन है। ग्राम इक्विवेलेंट के आपके पास 3 फार्मूले, कौन से, एक है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सेकंड अगर सोल्यूशन का केस आ जाए नॉर्मेलिटी या वॉल्यूम दे दे तो N/V, और थर्ड होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से ही इसको डेराइव किया जाता है नंबर ऑफ मोल इनटू N फैक्टर। तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ मोल इनटू N फैक्टर लगाएंगे क्योंकि आपको मोल गिवन है, ठीक है ना। तो यहां पे लगा दिया नंबर ऑफ मोल इनटू N फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट का, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ X के ऊपर N+ के भी मोल दिए हैं। तो इस केस में भी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ मोल इनटू N फैक्टर ही अप्लाई करेंगे। तो अब K2Cr2O7 का N फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर +3 है। तो देखिए कितना चेंज हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये आ गया 3 का आ गया। अब N फैक्टर निकालना है, N फैक्टर हमेशा 1 मोल का निकलता है। तो 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2। तो क्या करेंगे, ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1 एटम का आया, तो 1 एटम का है, बट यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम है, तो N फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 × 2 दैट इज 6। समझ में आ गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का N फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अब किसका निकालना, हमें इसका निकालना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, X के ऊपर N+, यहाँ पे अलग से रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं जिससे और समझ में आए। X के ऊपर N+ गिव्स XO3-। अब यहाँ पर X की कितनी वैलेंसी है देखिए जरा, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, X -6 इज इक्वल टू -1, तो दैट इज +5, यानी यहाँ X के ऊपर +5 आ गया। कैसे आया, X का आपने X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो X -2 × 3 यानी -6 इज इक्वल टू -1, तो कितना आ गया, +5 आ गया। अब क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से माइनस कर दो, 5 - N, और N फैक्टर भी X के देखो इस तरफ कितने एटम है एक मोल में, 1, तो N फैक्टर भी यही रहेगा। तो N फैक्टर ऑफ X के ऊपर N+ कितना आ गया, 5 - N। समझ में आया, रख देते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट की कितने दे रखे हैं, 6 × 10⁻³ N फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6 आया है, और नंबर ऑफ मोल इसके कितने हो गए, इसके X के ऊपर, तो 9 × 10⁻³ और N फैक्टर कितना निकाला आपने, 5 - N। तो क्या कर लेंगे, 5 - N आपको निकाल लेना है। तो 6 × 10⁻³ × 6 अपॉन 9 × 10⁻³। तो 10⁻³ -3 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, एंड 3 × 2 = again 6।
तो कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 5 माइनस एन, तो एन इज इक्वल टू 1। यही पूछा था ना एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 1 आ गई। समझ में आया आपको? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 33 का आंसर नंबर 1। नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो कि मास पे डिपेंड करती है, यानी मास चेंज होने से वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए तो उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। और जहां पर मास चेंज होने से वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो उसको इंटेंसिव कहते हैं। तो डेंसिटी, आप देखिए डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, और मास क्या है? एक्सटेंसिव है, और वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव है। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, ये आपको पता है, ठीक? तो देखिए यही आंसर हो गया, डेंसिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है ही है। मास, मास भी एक्सटेंसिव है। टोटल हीट कैपेसिटी क्या होती है कि जो भी हमारे पास मास है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर जितनी हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़े, ये तो पढ़ा है ना कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री। अब मान लीजिए मास, जो सब्सटेंस है उसका मास अगर बड़ा है तो हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर उसका मास छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो टोटल हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि अगर यही बात होती मोलर हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव और मोल भी एक्सटेंसिव, दोनों का रेशियो इंटेंसिव हो जाता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती, क्योंकि हीट कैपेसिटी पर ग्राम, तो हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव, पर ग्राम, ग्राम मतलब वेट, ये भी एक्सटेंसिव, एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी आर द intensive property, but in this question given total heat capacity, so total heat capacity is the extensive property. So here answer is first, because density is the intensive property. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 बोलता है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्योर लिक्विड का मतलब क्या हुआ? आपको पी नॉट गिवन है, पी नॉट, ठीक? एंड प्योर लिक्विड ऑफ बी 1000 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इफ अ मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर। तो आपको टोटल प्रेशर तो पता ही चल गया भाई, वेपर प्रेशर क्या होगा? किसके, अगर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि उसने बोला 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल कर गया, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका प्रेशर भी गिवन है, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल भी कर गया, और उस वक्त जो प्रेशर दिया उसने 1 atm दिया है। तो वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। इट मीन्स ए और बी जब आपस में मिलाए गए तो जो सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर हुआ वो 1 atm हो गया। इसका मतलब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्योर फॉर्म में जो प्रेशर गिवन है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में गिवन है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 760 मिलीमीटर मरकरी। समझ में आया? अब मान लीजिए ए कितना है, तो लेट एक्स ए को आपने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स ए क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। ये बात क्लियर है? तो अगर ए एक्स ले लिया तो एक्स बी कितना होगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होगा। अब क्या करना? फार्मूला लगा दीजिए, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पीटी कितना हो गया? 760, और पी नॉट ए कितना हो गया? 520, और एक्स ए को आपने एक्स मान रखा है। पी नॉट बी कितना? 1000, और एक्स बी कितना हो गया? 1 माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, 520 एक्स प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स, ठीक है? तो 760 को आप 1000 इधर ले आइए, एंड इधर कितना हो जाएगा? 520 एक्स माइनस
1000x। तो 760 में अगर 1000 आप माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया 0, एंड 10 में से 6 गया 4, एंड यहाँ कितना बचा 9 में से 7 गया 2, तो माइनस 240, और यहाँ 520 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 480 के आसपास आ जाएगा। देखते हैं 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, तो माइनस 480x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, 2 नहीं आएगी, हाफ आएगी। तो यानी कि x हो जाएगा कितना 240 अपॉन 480, तो हाफ हो गया x। और x आपने क्या माना था, xa को माना था x, इसका मतलब xa हो गया हाफ। तो अब xb भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन a का हाफ आ गया, तो मोल परसेंटेज कितना हुआ, तो हाफ ही तो हुआ ना। तो हाफ का मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 50%। भाई जितना a है उतना b है, दोनों हाफ हाफ है, तो परसेंटेज में डिवाइड करोगे तो 50-50% हो जाएंगे ना। तो आंसर आपको मिल गया, फोर्थ आंसर 50 मोल परसेंट। तो दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O2 एंड H2 आर दिस, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बोला है, तो हम लोग रिएक्शन में क्या कैसे किस प्रकार से काम करते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड की बात कर रखा है तो स्टैंडर्ड हमने लिया है। अब प्रोडक्ट में कौन है, ये है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर गैसेज है ना, तो जो मॉलिक्यूलर गैसेज होती है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। ये बात एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्लियर। यानी ऑक्सीजन जो गैस है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही होगा, ठीक। अब देखिए यहां पर तो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा H2O माइनस रिएक्टेंट में लेते हैं तो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2O2, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2O कितना गिवन है 286 माइनस 286, एंड ये माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2O2 कितना गिवन है 188। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। अच्छा ये माइनस में है, माइनस 188 है, तो 2 6 12 हो गया, 2 8 16 एंड 1 17, 2 2 4 एंड 5, तो माइनस 572। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 अगेन 16 एंड 1 17, एंड 2 1 2 एंड 1 3, तो ये हो गया 376। अब इसको क्या कर दीजिए आप, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 12 में 6 गया 6 हो गया 6, और ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो ये आंसर माइनस 196 किलो जूल। दिस इज द आंसर, यानी चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा माइनस 196 किलो जूल। तो आंसर इज फर्स्ट। देखिए अगेन क्वेश्चन में बोल रखा है कि फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3 इफ Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा x। तो बोलता है यहाँ पर जो x है इसकी क्या वैल्यू होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो x है यानी कि फार्मूला होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, जहां पे डेल्टा n क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन गैसेस स्टेट ओनली, गैसेस स्टेट ओनली, यानी केवल हमें गैसेस स्टेट का ही जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल लेना है। तो डेल्टा एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एनपी माइनस एनआर, जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है केवल उन्हीं को लेना है। तो आप देखिए रिएक्शन है, प्रोडक्ट में कितने मोल SO3 है 1 मोल, तो एनपी की वैल्यू 1 हो गई। रिएक्टेंट में आइए 1 मोल SO2 है एंड हाफ मोल O2 है, तो कर लीजिए 1 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो 1 में से आप 3/2 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस हाफ आ जाएगा आंसर। तो डेल्टा एन की वैल्यू माइनस हाफ, और इसी डेल्टा एन को आप क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए डेल्टा एन को ही एक्स बोला गया यहाँ पर जी, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ। दिस इज द आंसर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। समझ में आपको। देखिए क्वेश्चन है, इफ H2SO4 आयनाइजेस, और इस प्रकार से आयनाइजेशन की रिएक्शन गिवन है, तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय 0.1 मोलर इन 1 लीटर सोल्यूशन एक्वस H2SO4। ठीक है,
यानी कि 0.1 मोलर 1 लीटर एक्वस H2SO4 विल बी। तो आप देखो जो यहाँ पे रिएक्शन H2SO4 है और प्लस 2 मोल H2O लिया, तो यहाँ पे दोनों मोल H आयन रिलीज हुए। और आपको पता वाटर के केस में जो H आयन होता है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे जितना मोल हाइड्रोनियम आयन है उतने ही मोल यहाँ पर क्या है, H प्लस आयन है। क्योंकि वाटर के केस में वाटर के साथ H प्लस आयन के फॉर्म में ना रह करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहते हैं। तो जितने मोल हाइड्रोनियम आयन होंगे उतने ही मोल वहां पर H प्लस आयन भी होंगे। समझ में आया? तो 2 मोल हाइड्रोनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। अब अगर ये इसका ले ले 1 मोल, तो 1 मोल में कितने आयन मिल रहे हैं, ये 2 मोल हाइड्रोनियम आयन एंड 1 मोल सल्फेट आयन। तो 1 मोल H2SO4 में आपको मिल रहे हैं कितने, 3 मोल आयंस। तो हमारे पास कितना है, 0.1 मोलर 1 लीटर में कितने मोल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल लें, तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है ना, मोल तो दिया नहीं है, तो हम फाइंड कर ले रहे हैं। कैसे, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.1 और वॉल्यूम भी 1 लीटर में गिवन है, इसका मतलब 0.1 मोल आ गया। समझ में आ गया। और ये 0.3 मोल आयंस आए हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, आयंस पूछा है। तो बात करते हैं, रुक जाइए। तो यानी 0.1 मोल H2SO4 में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.1 मोल आयंस। तो हमें तो आयंस निकालने हैं, तो मोल के अंदर अगर आयंस निकालना होगा तो आप क्या कर लेंगे, इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये आयंस आ गए। तो कितना हो जाएगा, 1.806 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आंसर होगा 1.8 इंटू 10 की पावर 23। तो आंसर हो जाएगा इसका 4। समझ में आया, ये बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिए अगेन एक क्वेश्चन नंबर 40 है। बोलता है कि मीसेल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में मीसेल क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। तो सोप आपको पता है क्या, फैटी एसिड है, फैटी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के ये फैटी एसिड होते हैं। तो सोप को अगर आप देखें तो ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के, मेनली सोडियम सॉल्ट लेते हैं, RCOO माइनस Na+, दिस इज द सोप। अब यहाँ पर जब इसको आप वाटर में डालेंगे तो ये आयनाइज हो ही जाएगा, आयनाइज है ही है ये। तो RCOO माइनस और Na+ हो गया। इस एनायन में आप देखो RCOO माइनस, ये कहलाता हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि ये वाटर से अट्रैक्ट होगा। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब अट्रैक्शन। एंड ये जो R है ये कहलाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल इसके सोप के कांटेक्ट में आता है तो COO माइनस वाला जो पार्ट होगा वो अंदर आ जाएगा। इसी को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए ये लिया आपने और ये ले लिया, ये R हो गया, ये R है और ये COO माइनस, यानी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो वाटर के अंदर मान लीजिए टब है, इसके अंदर ये वाटर है, तो वाटर में क्या होगा कि ये COO माइनस वाला जो पार्ट होगा वो पानी के अंदर आ जाएगा और ये इसके बाहर इस प्रकार से रहेंगे। समझ में आ गया, ये क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट थे तो वाटर में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसका फ्रॉथ बन जाता है यहाँ पर। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर डस्ट है, मान लीजिए कॉलर है और ये डस्ट का पार्टिकल है, क्या ये डस्ट है, यानी डर्ट बोल दीजिए आप इसको, ये उसके पार्टिकल है। तो जब ये जो यहाँ पर लेदर प्रोड्यूस हुई है, फ्रॉथ प्रोड्यूस हुआ है, जब ये इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर आने से क्या हो जाएगा कि ये जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट था ये डस्ट के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा। इस प्रकार से ये डस्ट के साथ एसोसिएट करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ तो हाइड्रोफोबिक था, बट डस्ट के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है, बॉन्ड मतलब जुड़ जाता है, एग्रीगेट कर जाता है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, कौन सा पार्ट, एग्रीगेटेड पार्टिकल ऑफ सोप और डस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसेल। यानी मीसेल क्या होता है, जो सोप था और जो एग्रीगेटेड पार्टिकल थे, डर्ट के जो पार्टिकल थे ये आपस में एग्रीगेट कर गए,
इसी का नाम क्या है, मीसेल। तो देखिए कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड आंसर बन रहा है एग्रीगेटेड पार्टिकल ऑफ सोप एंड डर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन में बोल रखा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ और रिएक्शन आपको दे रखी है और पूछता है कि विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन गिवन रिएक्शन। तो देखो जरा आप कि HPO4 के ऊपर -2 है प्लस SCO3 के ऊपर -1 बाइकार्बोनेट आयन और ये बन गया H2PO4 के ऊपर -1 और ये बन गया CO3 के ऊपर 2-। समझ में आ रहा है। इसके लिए जो K दे रखा है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो 10⁻³ है। तो पहले समझो ये HPO4 2- H2PO4- में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने एक H+ आयन एक्सेप्ट किए, तो एक्सेप्ट किए तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। और ये क्या बन गया, इसका कंजुगेट एसिड बना। ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया। समझ में आया। अब यहां पर क्या है कि SCO3- है, बाइकार्बोनेट आयन है, तो बाइकार्बोनेट आयन में से ये कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड बना और ये बन गया कंजुगेट बेस। ये बन गया कंजुगेट बेस बन गया। अब बोल रखा है कि इसमें से कौन सा कंजुगेट बेस क्या होगा, सबसे स्ट्रांग होगा। तो देखिए अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में चल रही है तो K की वैल्यू क्या है, 10⁻³ अब अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में चले यानी रिएक्शन को हम पलट दे तो क्या होगा, H2PO4-1 प्लस CO3 2- गिव्स HPO4 के ऊपर -2 प्लस SCO3-1 हो जाएगा। यानी कि अगर रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट, यानी यहां पर हो जाएगा K की वैल्यू 10⁻³ हो जाएगा। और ये जो K की वैल्यू 10⁻³ आ रही है, ये K की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी क्योंकि K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जबकि वहां पे देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो चलेगी क्योंकि वहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में 10⁻1 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 1, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम चलेगी क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है, 10⁻³ है। और जिधर की तरफ रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा चल रही है तो इसका मतलब वो स्ट्रांग होगा ना, यानी कि CO3 2- ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अगर देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो आप, अगर हमने रिएक्शन को पलटा तो K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, इधर की तरफ रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगी। और ज्यादा चलने का मतलब क्या हुआ कि CO3 2- जो है वो SCO3- में ज्यादा कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब ये जो कार्बोनेट आयन यहाँ कंजुगेट बेस है वो H+ आयन को ज्यादा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, और जहां पर K ग्रेटर देन 1 होता है तो रिएक्शन आगे की तरफ मूव ज्यादा करती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट आयन। तो कौन सा इसका देखिए फोर्थ आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर नंबर 4। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 44 है, बोलता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, तो x2 + 4y2 गिव्स 2 मोल xy4 इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है और यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम ले लिया है। फॉर्मेशन ऑफ xy4 विल बी, क्योंकि जो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये तभी अप्लाई होगा जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा एंड आप ली चैटले प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो ली चैटले प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं। देखिए रिएक्शन क्या है, x2 गैस है प्लस 4 मोल ऑफ y2 है, गिव्स 2 मोल ऑफ xy4 है। इसका मतलब सारे गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट में कितने मोल हो गए, 5 मोल, एंड प्रोडक्ट में कितने मोल हो गए, 2 मोल। और ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर की तरफ चलती है, जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम है। तो आप देखो प्रोडक्ट साइड में गैस के नंबर ऑफ मोल कम है, तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, xy4 बन रहा है। और यही क्वेश्चन पूछ रखा उसने कि फॉर्मेशन ऑफ xy4 विल बी फेवर्ड टू,
यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमको XY4 बनाना है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? तो अभी हमने प्रेशर को समझा, तो प्रेशर समझ में आया कि कैसा होना चाहिए, हाई। क्यों होना चाहिए समझ में आ गया? क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो। समझ में आई बात? तो नंबर ऑफ मोल कम किधर है, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्शन आगे की तरफ जलेगी जब प्रेशर आप हाई करेंगे, और हमें आगे की तरफ ही लेके चलना है क्योंकि XY4 हमको ज्यादा बनाना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर की बात समझे, तो टेम्परेचर का इफेक्ट किससे पड़ता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? तो आपको पता है कि यहाँ पे बोला है कि डेल्टा एच लेस देन 0 है। इट मीन्स डेल्टा एच यहाँ पे निगेटिव हो गया, रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आप जितना कम करेंगे तो रिएक्शन आगे की ओर चलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आने का मतलब XY4 डिसोसिएट होगा X2 एंड Y2 में। इससे क्या हो जाएगा कि XY4 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बट हमको तो ज्यादा करना है ना, तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर XY4 का फेवर ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हमारे ख्याल में ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ये पूरा डिटेल सोल्यूशन गोल इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया। थैंक यू।